नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल आरबीसी मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। बहुपद के बारे में चर्चा करने से पहले हमें बीजीय व्यंजक के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि बीजीय व्यंजक हमें पता है दो प्रकार के होते हैं, एक चर, दूसरा होता है अचर। चर राशि में उसे कहते हैं जिसका मान परिवर्तित होता है, और अचर राशि उसे कहते हैं जिसका मान अपरिवर्तित होता है। परिवर्तित का मतलब जैसे x, y, a, b, c इनके मान बार बार बदलते रहते हैं, इन कारण यह चर होते हैं। और अपरिवर्तित का मतलब किसी भी प्रकार की संख्याएं हैं उनका मान हमेशा एक निश्चित होता है, और निश्चित होता है इसका मतलब उसका मान बदलता नहीं है, इसके कारण उसका मान अपरिवर्तित होता है। और मान अपरिवर्तित होता है उसे हम अचर कहते हैं। सभी प्रकार की वास्तविक संख्याएं अचर के अंदर आती है, और जैसे कि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण है उनको हम चर राशि के अंदर काउंट करते हैं। तो देखो दोस्तों, बीजीय व्यंजक दो प्रकार के होते हैं, चर और अचर। चर का मतलब जिसका मान परिवर्तनशील होता है, और अचर का मतलब जिसका मान अपरिवर्तनशील होता है। अब देखो हम बहुपद की परिभाषा पढ़ते हैं। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की प्रत्येक घात एक पूर्ण संख्या को बहुपद कहलाता है। समझने की कोशिश करना। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की प्रत्येक घात एक पूर्ण संख्या को बहुपद कहलाता है। इसका मतलब जैसे हमने ले लिया x² + 2x + 5, इसमें देखो चर x है, x की घात यहाँ पर 2, ये भी पूर्ण संख्या है, यहाँ पर x की घात 1, ये भी पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर x की घात 0, ये भी एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब प्रत्येक घात अगर पूर्ण संख्या हो तो उसे ही हम बहुपद कहते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की प्रत्येक घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। अब देखो बहुपद की परिभाषा पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुपद के प्रकार। अब हमारा टॉपिक है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार उनकी घातों के आधार पर होते हैं। बहुपद के प्रकार किन के आधार पर होते हैं? बहुपद में घातों के आधार पर होते हैं। तो हमें हमारे दिमाग में ये बिंदु फिक्स हो जाना चाहिए कि बहुपद में जो घातें होती है वो हमेशा चर राशि की होती है, अर्थात बहुपद के प्रकार उनकी चर राशि की घातों के आधार पर होते हैं। अब देखो चर राशि की घात समझेंगे हम पहले। जैसे हमने एक बहुपद लिया x² + 7x + 5। अब हम कहेंगे कि बहुपद की घात क्या है? बहुपद की घात क्या है? अब देखो ऐसे चर राशि की घात तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। इसका मतलब कि ये तो 2 घात वाला, 1 घात वाला, 0 घात वाला 3 प्रकार का हो गया, परंतु ऐसा नहीं होता है। बहुपद की घात वही होती है जो चर की अधिकतम घात होती है। बहुपद की घात वही होती है जो चर की अधिकतम घात होती है। तो अगर आपको कोई पूछे कि इस बहुपद की घात क्या है, तो हमारे जवाब आना चाहिए कि चर की अधिकतम घात 2 है। इसका मतलब इस बहुपद की घात कितनी है? 2 है। ऐसे में एक उदाहरण और लिखता हूँ, 2x की घात 3 + 7x² + 5x + 7। ये कोई एक बहुपद है। आपको पूछा जाए कि इस बहुपद की घात क्या है, तो हमें देखना है चर की अधिकतम घात कितनी है। अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब इस बहुपद की घात कितनी होगी? 3। तो देखो अब बहुपद की घात हम समझ गए। बहुपद की घात होती है चर राशि की अधिकतम घात, उस बहुपद की घात कहलाती है। अब बहुपद की घात के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है।
तो हमारा टॉपिक है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में पहला प्रकार होता है एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद का मतलब इसमें चर राशि की, इस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी। एक घातीय बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 1 होगी, इसी कारण इसे हम एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक बहुपद लिया है 3x + 5, इसमें चर x की घात 1 है, इसका मतलब ये एक घातीय बहुपद है। अब दोस्तों ध्यान देना, एक घातीय बहुपद का अगर हम ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं, एक घातीय बहुपद का अगर हम ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं तो हमें ग्राफ में एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक घातीय बहुपद को अगर हम ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, और इस सरल रेखा प्राप्त होने के कारण एक घातीय बहुपद को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। ध्यान देना, एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक घातीय बहुपद का ग्राफ पर प्रदर्शन करने से हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। उस सरल रेखा प्राप्त होने के कारण हम एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा प्रकार है हमारा द्विघातीय बहुपद। दूसरा प्रकार है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद का मतलब जिस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, उस बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3x² + 5x - 7। देखो इसमें चर राशि x है, x की अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब ये एक द्विघातीय बहुपद है। 3y² + 4y + 3। अब देखो इसमें भी चर y है, तो y की अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब ये भी y के अंदर एक द्विघातीय बहुपद है। बहुपद के प्रकार किसके आधार पर होते हैं? उनकी घातों के आधार पर होते हैं। अगर चर की अधिकतम घात 1 हो तो वह एकघातीय बहुपद, और चर की अधिकतम घात 2 है तो वह द्विघातीय बहुपद। ऐसे अगर चर की अधिकतम घात 3 है तो वह त्रिघातीय बहुपद, 4 है तो चतुर्घातीय बहुपद। और अगर हम मान लेते हैं कि चर की अधिकतम घात n है, यदि चर की अधिकतम घात n है तो वह कौन सा बहुपद होगा? n घातीय बहुपद होगा। जहां n एक पूर्ण संख्या है, जहां n एक पूर्ण संख्या है। अगर n का मान 1 है तो एक घातीय बहुपद, 2 है तो द्विघातीय बहुपद, 3 है त्रिघातीय बहुपद, 4 है तो चतुर्घातीय बहुपद। इसी प्रकार n के मान के आधार पर हम बहुपद के प्रकार को समझ सकते हैं। हमारे सिलेबस में केवल और केवल द्विघातीय बहुपद ही है। तो अब हम द्विघातीय बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पूर्व एक शब्द होता है शून्य, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शून्य क्या होता है? बहुपद में शून्य के क्या होता है? बहुपद में शून्य का मतलब बहुपद का मान जिस राशि पर शून्य हो वह उसका शून्य कहलाता है।
वह उसका शून्य कहलाता है। बहुपद का मान जिस राशि पर शून्य हो वह उसका शून्य कहलाता है। जैसे ये बहुपद है x प्लस 5, अगर इसका हम शून्य ज्ञात करेंगे तो इसमें चर राशि x है, इस x का मान क्या ले कि इस अपन को इसका टोटल मान शून्य मिल जाए। तो अगर हम x का मान यहाँ पर -5 लेते हैं तो इसका मान हमें शून्य प्राप्त होता है। -5 प्लस 5 पर क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। अर्थात इस बहुपद का शून्य न होकर, ध्यान देना, शून्य न होकर जिस मान पर शून्य होता है वह होता है। तो इस बहुपद का शून्य क्या होगा? -5। अब देखो इसको सीधी भाषा में हम कैसे समझेंगे? बहुपद का शून्य के सीधी भाषा में ध्यान देना, बहुपद का शून्य के उस बहुपद के चर का मान ही होता है। बहुपद का शून्य इस बहुपद के चर का मान ही होता है। अर्थात ये जैसे में लिया 2x प्लस 5, अगर हमको इसका शून्य ज्ञात करना है तो इसको हम शून्य के बराबर रखेंगे और सरल करते हुए अगर x का मान प्राप्त कर देंगे तो जो x चर है उसका मान है वही इस बहुपद का शून्य होगा। तो देखते हैं सरल करते हुए, +5 इधर आते हुए -5, 2x बराबर -5, x बराबर -5/2। अर्थात x का मान हमें -5 प्राप्त हुआ, 5/2 प्राप्त हुआ, जो ही इस बहुपद का क्या है? शून्य है। तो शून्य का अगर कहीं पर बात आ जाती है तो हमें समझना है कि उस बहुपद में चर राशि का मान ही शून्य होता है। अब देखिए शून्य की अधिकतम संख्या, अगर हम एक घातीय बहुपद की बात करते हैं तो उसमें शून्य की अधिकतम संख्या 1 ही होगी। अगर द्विघातीय बहुपद है तो उसमें शून्य की अधिकतम संख्या 2 ही होगी और त्रिघातीय में 3। इसका मतलब जितनी घात का बहुपद है उसमें अधिकतम उतने ही शून्य प्राप्त किए जा सकते हैं, उससे अधिक शून्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि इतने दूर जब हमने सामान्य जानकारी दी है उस वे आपके अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक केवल द्विघातीय बहुपद है। हमारे सिलेबस में केवल द्विघातीय बहुपद ही है। अब देखो द्विघातीय बहुपद की हम बात करते हैं तो इसका व्यापक रूप हमें ध्यान होना चाहिए। किसी भी चर x के अंदर बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c हो तो वह द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप कहलाता है, जहां a, b व c वास्तविक संख्याएं हैं। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप किसी चर x में बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c हो, जहां a, b व c वास्तविक संख्याएं हो तथा a बराबर नहीं हो 0। अगर इस x² का गुणांक 0 हो जाता है तो यह द्विघातीय बहुपद न होकर एक घातीय बहुपद हो जाता है। इसका मतलब यह हमारी आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि एक का इस x² का गुणांक का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये द्विघातीय बहुपद रहेगा। अन्यथा किसी भी शर्त में ये द्विघातीय, इसका मान अगर शून्य कर दिया तो ये द्विघातीय नहीं होकर एक घातीय बहुपद हो जाएगा। तो द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप हम समझ गए। इसके बाद में द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ये है, तो बताओ द्विघातीय बहुपद में हमें कितने शून्य प्राप्त होंगे? द्विघातीय बहुपद में घात 2 है तो हमें शून्य 2 प्राप्त होंगे। अब मान लिया कि पहला शून्य क्या है? अल्फा है, माना पहला शून्य के बराबर अल्फा तथा दूसरा शून्य के बराबर बीटा। पहला शून्य के अल्फा, दूसरा शून्य के बीटा। अब देखो द्विघातीय बहुपद में हमने एक शून्य को अल्फा कह दिया, दूसरे को बीटा कह दिया। तो अब देखो हमारे लिए एक संबंध है, वो हमें डायरेक्ट याद रखना है। द्विघातीय बहुपद के गुणांकों एवं शून्यकों में
परस्पर संबंध। द्विघाती बहुपद के गुणांकों एवं शून्यकों में परस्पर संबंध। शून्य पहला अल्फा, दूसरा बीटा। अगर हम इनका योग करते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा, तो हमें प्राप्त होगा माइनस बी बटे ए। अब देखो इसके अंदर माइनस बी माइनस चिन्ह है, जैसे बी इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, तो माइनस एक्स का गुणांक बटे ए हमें क्या दिखाई दे रहा है, किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो हमने प्लस किया, इसको मतलब यहाँ पर हमने शून्यकों को क्या किया है, योगफल किया है। तो द्विघाती बहुपद में शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और इसको हम क्या कह सकते हैं, माइनस चिन्ह कॉमन, बी का मतलब किसका गुणांक, एक्स का गुणांक बटे ए का मतलब किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमारे लिए क्या संबंध है, द्विघाती बहुपद में शून्यकों का योगफल का संबंध है। और द्विघाती बहुपद में शून्यकों का गुणनफल का संबंध अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटे ए। सी हमारे लिए यहाँ पर क्या है, तो सी हमारे लिए क्या है, अचर पद है, बटे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। द्विघाती बहुपद में शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सूत्र आपको हर हाल में याद रखने हैं, इन सूत्रों के आधार पर ही हमारे सभी प्रश्न सरल होंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं आगे बढ़ता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जितना पढ़ाया उतना आपको समझ में आया होगा। वीडियो अंत तक देखना है ताकि आपके पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक पर आधारित, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों के गुणांकों के मध्य संबंधों के सत्यता की जांच कीजिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर हर बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर एक बार आपने समझ लिया तो आपके दिमाग में से कभी नहीं जाएगा। तो ध्यान से देखना है कि प्रश्न क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों के गुणांकों के मध्य संबंधों के सत्यता की जांच भी कीजिए। अब देखो हमें पहले शून्य ज्ञात करना है, इसको मतलब जो बहुपद हमें दिया गया है उस बहुपद को हमें किसके बराबर रखना होगा, शून्य ज्ञात करना है, इसको मतलब बहुपद को हमें शून्य के बराबर रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। अगर किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो हमें उस बहुपद को पहले शून्य के बराबर रखना होगा। अगर बहुपद को शून्य के बराबर रख दिया तो इसका मतलब बहुपद ही हमारा समीकरण बन गया। अर्थात बहुपद और समीकरण में अंतर भी यही होता है कि अगर बराबर का चिन्ह लग जाए तो वह बहुपद ही समीकरण हो जाता है। तो दोस्तों देखना, बहुपद को अगर हम शून्य ज्ञात करना है तो पहले उसको समीकरण में बदलेंगे। समीकरण में बदलने के लिए हमें बराबर रखकर क्या रख दिया, 0। अब देखो हमें इसके गुणनखंड प्राप्त करने हैं, जो कि आपने पिछली कक्षाओं में सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे तो एक बार यहाँ पर बने रहिए, आपको बता दिया जाता है। अगर हम इसका गुणनखंड कराएंगे तो देखो यह अचर पद 8 और इसका गुणांक हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1। 8 गुणे 1 हमारे लिए क्या प्राप्त हुआ, 8।
अब देखो 8 के हमें गुणनखंड करवाने हैं, केवल दो दो के युग्म में करवाने हैं। तो पहला गुणनखंड हो गया 8 गुणा 1, दूसरा हो गया 2 गुणे 4। इसके अलावा कोई गुणनखंड आपको दिखाई देते हैं क्या? केवल दो युग्म में होना चाहिए, तीन में नहीं चाहिए। तो दो के अंदर पहला गुणनखंड 8 गुणा 1, दूसरा 2 गुणे 4, ये युग्म प्राप्त हुआ है। अब देखो हमें गुणा के अंदर राशि किसकी है? यही प्लस यही प्लस, इसका मतलब हमें गुणा के अंदर राशि प्लस की प्राप्त हो रही है। तो गुणा में प्लस की प्राप्त हो रही है, और यहाँ पर देखो राशि किसकी है? माइनस की है। अगर यहाँ पर राशि माइनस की है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इनको से घटाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 8 और 1, 8 में से 1 घटाए तो हमें क्या 2 प्राप्त हो सकते हैं क्या? तो 8 में से 1 घटाने में 7, इसका मतलब ये गुणनखंड हमारे काम नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे तो देखो कौन बचा? 2 और 4, तो 4 में से 2 घटाने पर कितने प्राप्त होते हैं? 2। इसका मतलब हमारे ये कौन सा युग्म काम आएगा? ये युग्म। और इस युग्म को काम किस प्रकार से लेना है आपका इस चिन्ह पर निर्भर करता है। अगर यहाँ चिन्ह माइनस का है तो इसको मतलब जो बड़ी राशि है वो माइनस की होगी, और यहाँ पर चिन्ह अगर प्लस का है तो जो बड़ी राशि है वो किसकी होगी? प्लस की होगी। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2 और 4 है तो बताओ 4 को माइनस रखे या 2 को माइनस? क्योंकि यहाँ चिन्ह माइनस है तो हमें 4 को क्या करना पड़ेगा? माइनस, और 2 को क्या कर दिया? प्लस, और आगे जैसे प्लस 8 बराबर है 0। अब देखो दो दो को युग्म बनाते हैं तो यहाँ पर x राशि कॉमन और x कॉमन, तो यहाँ पर शेष x और x कैंसिल करते हुए यहाँ पर क्या रहा? 4। तो पहला गुणनखंड x माइनस 4। अब हमारी कोशिश यानी कि प्रकार यही होनी चाहिए कि अगला युग्म हमें x माइनस 4 ही मिले, चाहे हमें कुछ भी कॉमन लेना पड़े। तो इसके लिए हमने देखो क्या कॉमन ले? यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर राशि x और 2 का भाग देते हुए 8 में कितने? 4। तो दूसरा युग्म भी हमारा x प्लस 4। ध्यान देना यहाँ पर दोनों युग्म सेम होने चाहिए। क्या आपको ये दोनों युग्म सेम दिखाई दे रहे हैं? नहीं दे रहे, तो इसका मतलब हमारी मिस्टेक हुई है, और मिस्टेक हमारी नहीं हुई है। इस क्वेश्चन में प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस की जगह क्या करना होगा? माइनस, नहीं तो ये किसी भी शर्त पर सरल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसको माइनस करते हैं। अगर यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पर भी प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। ध्यान रखना क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर प्लस नहीं होकर क्या है? क्वेश्चन में माइनस है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों युग्मों में x माइनस 4 में क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन। तो पहला युग्म x माइनस 4, यहाँ पर ये राशि कॉमन है तो यहाँ पर क्या शेष बचा? केवल x लिख दिया, और यहाँ पर ये राशि कॉमन है तो क्या बचा? प्लस 2। चिन्ह सहित लेना है, यहाँ पर प्लस 2 बराबर 0। अब देखो हमारे इसको गुणनखंड प्राप्त हो गया x माइनस 4, दूसरा x प्लस 2 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर, दूसरी बार इसको 0 के बराबर। तो पहले को x माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा है x प्लस 2 बराबर 0। माइनस 4 को उधर पक्षांतर किया तो x बराबर 4, ये हमारा पहला शून्य, और प्लस 2 को उधर पक्षांतर किया तो माइनस 2, ये हमारा दूसरा शून्य। तो देखो दोस्तों हमें दोनों शून्य प्राप्त हो गए हैं। तो प्रश्न का पहला पार्ट अभी हमने सरल किया है, दूसरा पार्ट सरल करना बाकी है। उस पार्ट को सरल करने के लिए आगे देखते रहना है, और ध्यान लगाकर देखना है। कहीं करने जो है ना, वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आपको मेरी गारंटी है कि इस टॉपिक में जिंदगी में कभी भी समस्या नहीं आएगी। देखिए अब हम इसकी क्या करते हैं? संबंधों की जांच करते हैं। तो जांच करते हैं तो हमें तो देखो शून्य ज्ञात किया, एक प्लस 4 है, दूसरा माइनस 2, और जांच करते हैं तो पहले हम क्या करेंगे? शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल। अगर शून्यों का योगफल करेंगे तो पहला शून्य 4, दूसरा 2, 4 योगफल के लिए प्लस है, और किसको जोड़ना है? माइनस 2 को। तो प्लस माइनस है, माइनस 4 में से 2 घटाते हुए हमें शून्य को योगफल प्राप्त हो गया क्या? 2। ये योगफल किसके अनुसार हुआ है? हमने जो शून्य ज्ञात किया उसके अनुसार लिया। अब अगर हम शून्य दूसरी बार जांच किस प्रकार होगी? जो हमने सूत्र पढ़े हैं उन सूत्रों के अनुसार अगर योगफल ये आ जाएगा तो इसका मतलब ये हमारी जांच क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। अब हम करते हैं सूत्र से योगफल। सूत्र से योगफल करेंगे तो सूत्र हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस चिन्ह है जैसे बी का मान। अब दोस्तों ध्यान रखना, बी क्या होता है, ए क्या होता है, सी क्या होता है। देखो इस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है?
एक्स स्क्वायर गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और अचर पद होता है वो क्या होता है सी। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है -1, क्या प्लस है, सॉरी प्लस है, एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस है, इसका मतलब ए का मान 1, बी का मान -2, सी का मान -8। अब देखिए -3 है, जैसे बी का मान कितना -2, तो -3 तो सूत्र का है जैसे, और बी का मान -2 बटे ए का मान एक्स स्क्वायर गुणांक 1 बटे 1, माइनस माइनस प्लस और 2 बटे 1, ए का भाग लगाते हुए क्या प्राप्त हो गए 2। तो देखो शून्य जिस प्रकार हमने ज्ञात किए तो भी योगफल 2 और सूत्र से भी 2, इसका मतलब योगफल की जांच क्या है, सत्य है। इसी प्रकार हम गुणनफल की जांच करेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल बराबर पहला शून्य 4, दूसरा -2, तो 4 गुणे -2, 4 गुणे -2 में क्या प्राप्त हो गया -8। अब हमारे अनुसार गुणनफल -8 आया है, और अब हम सूत्र के हिसाब से देखेंगे तो पता चलेगा। सूत्र से गुणनफल बताइए, शून्यकों के गुणनफल का सूत्र अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान क्या है -8 बटे ए का मान 1, तो -8 बटे 1 बराबर -8। देखो गुणनफल हमारे करने पर भी -8 और सूत्र से भी -8, इसका मतलब गुणनफल की जांच भी क्या है, सत्य है। अगर दोनों जांच सत्य है तो हम लिख सकते हैं स्पष्टतः संबंधों की जांच सत्य है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसी टाइप का एक प्रश्न और करते हैं हम। बहुपद px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 बहुपद px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य के गुणांकों के मध्य संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखो इसी में भी हमारा वही तरीका रहेगा जो हमने पिछले प्रश्न में किया था। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, यहाँ एक बार माइनस 2 की भी, ताकि हमारे गुणनफल में ज्यादा दिक्कत नहीं आए। तो इसी तरीके से हमें सरल करना है। पहले हमें शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद हमें इसकी जांच करनी है। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका रहेगा। px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अगर हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे तो पहले बहुपद को किसके बराबर रखेंगे, शून्य के बराबर, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0। अब देखो 2 गुणा 3 6, परंतु 6 किसके, माइनस के। गुणा के अंदर राशि माइनस की आ रही है। अगर गुणा के अंदर राशि माइनस की है, इसका मतलब हमें क्या होगा, और यहाँ पर क्या चाहिए 5। अब देखो पहले हम 6 के गुणनफल कराते हैं, 3 की बात करते हैं। पहला गुणनफल 1 गुणा 6, दूसरा 2 गुणा 3, इसके अलावा इसके कोई गुणनफल नहीं होते हैं। अब देखो अगर गुणा के अंदर राशि माइनस की है और यहाँ पर राशि किसकी है, प्लस की है। अब हमें इनसे टारगेट बैठाना है कि किन से सेट हो जाएगा। अब देखो अगर ये 6 और ये 1, हम 6 और 1 को जोड़ते हैं तो 7 होता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। और 6 में से 1 घटाते हैं तो क्या होता है, 5 होता है। हमें 5 चाहिए, परंतु 5 किसके चाहिए, प्लस के चाहिए। अब प्लस के 5 चाहिए, तो बताइए इनसे किस प्रकार हम तालमेल बैठा सकते हैं। प्लस के 5 चाहिए, इसको मतलब हमको 6 को तो करना है प्लस के, और 1 को करना है किसका, माइनस का।
तो देखिए 3x² प्लस इसको किसका करेंगे प्लस का, प्लस 6x और 1 को किसका करेंगे माइनस का, तो -x -2 बराबर 0। अब दो का युग्म बनाते हुए अब देखो इनमें से क्या राशि कॉमन आती है 3 कॉमन दोनों में से, और दोनों में से क्या कॉमन x, तो 3x राशि कॉमन और 3x का इसमें भाग लगाएंगे तो शेष x और 3 का भाग 6 के अंदर 2 बार x कैंसिल। अब देखो अगला युग्म हमें x + 2 प्राप्त करना है और यहाँ पर है -x और -2, इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे ये प्लस, दोनों राशि प्लस की हो जाए, इसका मतलब यहाँ पर दोनों प्लस की करने के लिए हमें क्या कॉमन लेना होगा -1 कॉमन, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर x और ये भी माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 2 बराबर 0। अब देखो एक युग्म तो 3x - 1 और दूसरा युग्म x + 2 बराबर 0, एक बार इसको 0 दूसरी बार इसको 0, 3x - 1 बराबर 0, दूसरी बार x + 2 बराबर 0, -1 को इधर पक्षांतर किया प्लस x, 3x बराबर +1 और यहाँ पर +2 को इधर पक्षांतर किया तो -2, 3x बराबर 1 है, हमें चाहिए x बराबर, तो गुणा की राशि इधर आते हुए भाग में करते हुए x बराबर 1/3 और दूसरी बार हमें x बराबर -2। तो दोस्तों में दोनों शून्य प्राप्त हो गए हैं, पहला शून्य 1/3 और दूसरा -2। अब जांच करेंगे तो जांच के लिए वही तरीका रहेगा, पहले जो हमने शून्य प्राप्त की है उनका योगफल और बाद में सूत्र के अनुसार योगफल। शून्यकों के योगफल, तो पहला शून्य हमारे 1/3 योगफल के लिए चिन्ह प्लस और दूसरा शून्य क्या -2 बटे 1। ध्यान देना 1 और 3 का एलसीएम 3 का भाग 3 में देते हुए एक बार 1 को 1 से गुणा किया तो 1, इसको लिखना नहीं डायरेक्ट याद रखना। यहाँ पर हमारे लिए राशि किसकी है प्लस की 1, प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो गया माइनस और 1 का भाग 3 में 3 बार 3 × 2 6 किसके है माइनस के और प्लस का क्या है 1, तो क्या बचा हमारे लिए -5/3। तो शून्य का योगफल हमारे अनुसार -5/3। और अब सूत्र से योगफल करेंगे तो सूत्र से हमारे लिए सूत्र शून्य का योगफल का सूत्र क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस चिन्ह है जैसे ही b का मान क्या है, b का मान 5/a का मान 3। तो शून्य का योगफल में क्या प्राप्त हो गया -5/3 और जो हमने किया वो भी -5/3, इसका मतलब ये हमारी जांच क्या है सत्य है। अब हम जांच करेंगे किनकी गुणनफल की, तो हम कराते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। शून्य का गुणनफल पहला शून्य का हमारे लिए 1/3 और दूसरा शून्य का हमारे लिए -2, 1/3 × -2 बराबर -2/3। शून्य का गुणनफल हमें प्राप्त हुआ है -2/3 और अब हम गुणनफल कराएंगे किससे सूत्र से गुणनफल का सूत्र अल्फा × बीटा बराबर c/a। c का मान हमारे अनुसार क्या -2/a का मान क्या 3, तो गुणनफल सूत्र से भी -2/3 और जो हमने किया वो भी -2/3। इसका मतलब योगफल और गुणनफल सूत्र से और हमारे करने से स्वयं प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी जांच क्या है सत्य है। स्पष्ट है जांच सत्य है। बहुपद के बारे में पहला प्रकार आज हमने अध्ययन किया और अगला प्रकार हमारे लिए रहेगा बहुपद के बारे में है, जो एक टाइप और बचा है वो हम अगले पार्ट में करेंगे। विद्यार्थियों और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन दबा दें ताकि आगे अगला वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।